हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ हम लोग आज सीखेंगे इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ना सीखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ये आपके जो पेपर आ रहे हैं, जैसे 10वीं वाले हैं, 9वीं वाले हैं, 11वीं 12वीं और कंपटीशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। सही है ना। तो ये काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर इसमें मतलब हमको समस्याएं होती हैं याद करने में, समझने में, भूलता भी बहुत जल्दी है। और पहली बात तो याद नहीं होता और दूसरी बात भूल बहुत जल्दी जाता है। तो इसको सर थोड़ा सा समझाइए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग देखेंगे। ये सभी क्लास के लिए अच्छा है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी के लिए, ठीक है। और ये जैसे हम लोग देखेंगे इसमें आदिकाल, रेतकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल ये क्या होता है आखिर, निर्गुण भक्ति धारा क्या है, सगुण भक्ति धारा क्या है, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब चीज़ें क्या हैं जो हमारे पेपर में आता है। सर 3 से 4 नंबर में आता है कि रेतकाल के बारे में लिखिए और उसके कवियों के नाम, उसके रचनाओं के नाम। सही है ना। इनके कभी कभी सन पूछ लिया जाता है, कब आया कब नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास। शुरू में देखेंगे कितने भागों में बांटा गया है, कितने युगों में, और उसके बाद हम लोग पहला वाला युग देखेंगे, आदिकाल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो खैर आपको पूरा बने रहना है, हम यकीन दिलाते हैं अब आपको आज से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको, ठीक। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है और ध्यान देना है, ठीक है। जैसे दिया गया यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक। तो इसको ध्यान से सुनना। हिंदी कविता का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। कितना है? 1000 वर्ष, ठीक है। 1000 वर्ष से चला आ रहा है लगभग लगभग, ठीक है। बिल्कुल, यानी अभी 2000 चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो लगभग आप मान लो 1000 के लगभग लगभग, ठीक है। तो प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी कविता में, अब देखो हिंदी साहित्य के इतिहास बोले तो ये कविताओं का दौर है। जब जब से कविता लिखना चालू हो गया है, पोयम जिसे कहते हैं कविता, है ना। तो इनकी रचनाएं जब से होने चालू गई हैं तब से इनको हम लोग मानते हैं। तो कई कवि अलग अलग सन बताते हैं, अलग अलग युग बताते हैं, लेकिन हम लोग आज इसमें कुछ ऐसे कवियों के नाम देखेंगे, रचनाओं यानी कि जो लेखक हुए हैं, जिनका काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है, विश्वास किया जाता है हिंदी साहित्य में, ठीक है। तो अनेक प्रकार की विचारधाराओं और शैलियों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050, संवत और सन थोड़ा सा अंतर होता है इनमें, हम लास्ट में आपको बताएंगे दोनों में अंतर क्या होता है। आप संवत को याद रखेंगे तो सन अपने आप बन जाएगा, उसको हम कन्वर्ट करना सिखाएंगे। तो जैसे 1050 से हिंदी साहित्य के इतिहास का श्री गणेश माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि हिंदी साहित्य में बहुत बड़े कवि हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो इनके अनुसार हम देखेंगे कि इसको, इन्हीं के आधार पर हिंदी कविता का इतिहास जो है 4 युगों में बांटा गया है। कितने युग में? 4 युगों में बांटा गया है। 4 युग का मतलब होता है कई साल इसमें लगते हैं, ठीक है, एक युग में। पहला नंबर हम देख रहे हैं आदिकाल, यानी इसे हम वीर गाथा काल कहते हैं। जब लोग शहीद हुआ करते थे, राजा महाराजा होते थे, काफ़ी युद्ध हुआ करता था, एक राजा दूसरे राजा को हराता था फिर, तो ये आदिकाल, वीर गाथा काल सबसे शुरू में, यानी कि आप कह सकते हो 1050 से लेके 1375 तक ये चला। सही है ना। 1050 से लेके 1375 तक चला ये लगभग, ठीक है। तो आदिकाल हुआ। अब इसके बारे में हम डिटेल तो देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसके युग के नाम देख लेते हैं। जैसे दिया भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल। क्या दिया है? पूर्व मध्यकाल दिया गया है, जिसमें भक्तिकाल में अपने मीराबाई का, रैदास जी का, बहुत से कवियों का अपने नाम सुना है। सही है ना। और उससे पहले भी बहुत सारे लोग हुए हैं। रीतकाल, उत्तर मध्यकाल जिसे कहते हैं, ठीक है, ये 1700 से लेके 1900 के बीच में चला है, और ये 1375 से 1700 तक चला, ठीक है। बिल्कुल। चौथा नंबर का है आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी हम अभी जी रहे हैं तो ये आधुनिक काल में ही चल रहा सन, ठीक है, 1900 से लेके अभी तक, ठीक है, चल रहा है। तो इसमें बात ये आ जाती, तो खैर इनके भी प्रकार होते, अंदर प्रकार बने हुए हैं, ठीक है। तो जिसको हम लोग उसको भी समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से किसके किसके प्रकार हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपने 4 देखा, ठीक। तो हम लोग इसके अंदर भी थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, तो आपको और थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है ना। यस। तो हम लोग देखेंगे इसको कि इसमें किसके प्रकार कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं। तो चलो खैर यहाँ पे हम लोग एक और स्लाइड ले लेते हैं ताकि हम लोग जान सकें, ठीक है। ओके। तो आपने कोई 4 तो ज़रूर याद रखना है। क्या? 4 तो ज़रूर याद रखना है, कहीं कुछ भी हो जाए। जैसे आपने ये देख पा रहे हैं आप यहाँ 5, ठीक। इस फोटो में मैंने थंबनेल में ही आपको लगा रखा है, तो इसको समझाने में थोड़ा हमें आसानी होगी।
ठीक, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला हुआ आदिकाल, क्या हुआ, आदिकाल हुआ आपका। ठीक, पहला क्या हुआ आपका, आदिकाल हुआ। क्लियर है, यस। ठीक, पहला क्या हुआ, आदिकाल। दूसरा क्या हुआ, रीतकाल। फिर तीसरा क्या हुआ, भक्तिकाल। फिर क्या हुआ, आधुनिक काल। ये चार हुए। अब आदिकाल का कोई प्रकार नहीं है, रीतकाल का कोई प्रकार नहीं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, पहले दो जो हैं आदिकाल और रीतकाल, इनके प्रकार नहीं है। तीसरा जो है आपका भक्तिकाल, क्या है, भक्तिकाल के आपके दो प्रकार हुए हैं। कौन कौन से, पहला हुआ है निर्गुण भक्तिधारा, क्या हुआ है, निर्गुण भक्तिधारा। दूसरा हुआ है सगुण भक्तिधारा। ये इसके प्रकार हुए हैं। इसके अंदर भी दो दो प्रकार हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर भी दो दो हुए हैं। उनको भी हम लोग जब ये भक्तिकाल पढ़ेंगे तो उसको अंदर के अंदर हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी भक्तिकाल दो प्रकार का होता है, निर्गुण और सगुण भक्तिकाल। अब फिर आधुनिक काल के कई सारे भाग हुए हैं, जैसे ये चौथे का ए लिखा हुआ है, मतलब ये आधुनिक काल का है। छायावाद हुआ है, ठीक है, रहस्यवाद हुआ है, प्रगतिवाद हुआ है, प्रयोगवाद हुआ है, नई कविता हुआ है। इन्हीं को लेकर के 9वीं कक्षा में कभी छायावाद की विशेषता आ जाती है, 10वीं में चले जाओ तो रहस्यवाद प्रगतिवाद की आ जाती है, 11वीं 12वीं में ऐसी सभी में थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है, तो हम अगर एक बार इतिहास जान लिए सब कुछ तो हमको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने देखा आदिकाल रीतकाल का कोई प्रकार नहीं है, भक्तिकाल आधुनिक काल का है। भक्तिकाल के दो होते हैं, निर्गुण भक्तिधारा और सगुण भक्तिधारा। आधुनिक की क्या क्या हो गए हमारे, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। 4 खंडों में इसको बांटा गया है। ठीक है, नई कविता भी चल रही है लगातार। ठीक है, तो ये खैर हमने देखा। अब हम लोग बात करेंगे आदिकाल की, पहले वाले की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग आदिकाल को पूरा कंप्लीट देखेंगे। बस आपको बने रहना, 10 मिनट का सवाल है। वीर गाथा काल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अब चलते हैं अपने स्लाइड में पीछे, जहां हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, ओके, सही है ना। तो जैसे आपने देखा ये दिया गया, हम लोग अभी यहाँ पास पढ़े कि आदिकाल, अब हमारा आदिकाल का नंबर आता है। ठीक है, आपने देखा, आपको ध्यान रखना है कि पहले के 4 हुए, अब फिर पहले दूसरे का कोई नहीं था, सही है ना। उसके बाद डायरेक्ट कौन, तीसरे का था 2 प्रकार। ठीक है ना, हाँ, जिसमें हमने सगुण और निर्गुण देखा। उसके बाद चौथे का जो था हमने देखा 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ओवरऑल आपको ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर है, ओके। तो चलिए खैर हम लोग आगे चलते हैं, आदिकाल के बारे में पढ़ते हैं। आदिकाल क्या होता है, वीरगाथा काल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, वीरगाथा काल, सामंत युग भी कहते हैं, चारण युग भी कहते हैं, आदि नाम से पुकारा जाता है। तो कई नाम है इसके। यह हिंदी साहित्य का प्रथम काल है, बिल्कुल पहला काल ही आप देख रहे हैं, पहला काल है। ठीक है, बिल्कुल। एक जैसे आप इसको लाइकली ऐसे समझो ना कि जैसे भाई आप कोई काम चालू कर देते हो, जैसे आप घर बनवा रहे हो, घर में तो घर बनने में लगभग 2 महीने लगे। कितने महीने, 2 महीने। तो आप उस 2 महीनों को 15-15 करके आप 4 खंडों में बांट दो। पहला खंड बांट दो कि उसमें हमने भाई मटेरियल गिरवाया, न्यू बनवाया। दूसरे खंड में डाल दो भाई कि हमने दीवार वगैरह करवाया। तीसरे खंड में डाल दो हमने छत परवाया। चौथे खंड में अब कह दो भाई उसमें हमने छपाई करवाई। तो ऐसे उसको कालखंड बांट देंगे। तो वैसे ही ये भी है। ठीक है, तो पहला है आपका ये। तो हिंदी का प्रारंभिक काल इसी युग को देखने को मिलता है। अब बात आती है इससे, अब इसके बारे में राजनैतिक परिस्थिति क्या थी, उसमें राजनीतिक क्या थी। ठीक है ना, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा 10वीं तक, 9वीं 10वीं, है ना। तो खैर इसके आगे का हम लोग देखते हैं। देखो, इस युग का इतिहास देखने से मालूम होता है कि भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। बिल्कुल छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे और वहाँ का राजा एक मेन हुआ करता था, जो अपनी प्रजा को देख रेख करता था और उस पर राज करता था। यह हिंदू काल था, ठीक, जहाँ पे हिंदू राजाएं ज़्यादा थे। सभी राज्यों के राजा हिंदू राजा थे। ठीक है, सभी। उत्तरी भारत में मुसलमानों के आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे। देखो, उत्तरी भारत में क्या हुआ था, मुसलमान आक्रमण कर चुके थे। हिंदू राजा भी परस्पर लड़ा भिड़ा करते थे, आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे थे। ठीक है, बिल्कुल। लड़ाई राज्य विस्तार के लिए होती थी। लड़ाई किस लिए होती थी, राज्य विस्तार। जो देखो, जैसे भाई ये हमारा एक राज्य है और एक ये दूसरा यहाँ पे दोनों में बटा हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रांग है, ये वीक है। तो ये क्या करता था, उसको हरा करके उसके सैनिक को अपने मिला लेता था, या फिर ये गुलाम बना लेता था या मार देता था, और पूरे राज्य को मिला लेता था, एक कर लेता था। इस तरह इसका विस्तार होता जाता था और ये ताकतवर होता जाता था। ठीक है, तो इसी प्रकार होता था। शुरू में क्या आपने देखा कि छोटे छोटे राज्यों का यहाँ पे था। सभी राज्यों में राजा हिंदू थे। उसके बाद मुसलमानों का आक्रमण हुआ और
आपस में भी राजा, हिंदू राजा भी आपस में लड़ते थे अपना राज्य को और बड़ा करने के लिए। सही है। स्वयंवर की प्रथा थी। स्वयंवर आपने रामायण में देखा होगा, स्वयंवर प्रथा होती थी। सही है ना। महाभारत में भी देखा। कभी कभी कन्या का अपहरण करने के लिए भी युद्ध होता था, अपहरण कर लिया जाता था। बताओ। सौर प्रदर्शन के लिए उद्देश्य से भी युद्ध आयोजित किए जाते थे। सौर प्रदर्शन मतलब हम कौन ताकतवर ज़्यादा है, हम ताकतवर है कि वो ताकतवर है। अभी भी देखो, एक देश दूसरे देश, कभी भी अभी पाकिस्तान और इजराइल वो इसका हाँ चल रहा है, अभी रूस का चला था भाई वहाँ, है ना। तो कई चलते रहते हैं भाई, युद्ध होते रहते हैं, को देखने के हम ताकतवर हैं कि नहीं है। सही है ना। यह युग लड़ाई भिड़ाई का युग था। लड़ाई भिड़ाई यहाँ पे होती थी, जो जितने भिड़ा लेता था उतना वो बड़े उसका अच्छा हो जाता था, नहीं तो लड़ाई। युद्ध इस युग का नृत्य कर्म हो गया था, यानी कि युद्ध यहाँ पे आए दिन युद्ध होते ही रहते थे। चारण व भाट स्वयं सैनिक या सेनापति होते थे। ठीक। राज दरबारों में वीरता की कविताएं लिखते तथा युद्ध में लड़ते भी थे। वो देखो, चारण जो होते थे, भाट जो वहाँ के कवि होते थे, वो क्या करते थे, दरबारों में वीरता की कविताएं भी लिखते थे और अपने राजा के लिए लिखते थे कि हमारा राजा इतना पराक्रमी है, ये है वो है। ठीक है, बिल्कुल। और समय आने पे युद्ध में लड़ते भी थे। ठीक, ये हमने खैर इसको देखा। आगे चलते हैं, इसके बारे में और देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। चलो, ऊपर का हमने देख लिया तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, राजनैतिक हमने देख लिया यहाँ पास। ठीक, ओके। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, धार्मिक परिस्थिति। ये तो राजनैतिक था कि अपने राज्य को बड़ा करने के लिए युद्ध हो रहे थे, चल रहे थे। ठीक है, बिल्कुल। अब धार्मिक क्या था भाई, धर्म, बौद्ध धर्म पतनोन्मुख था, पतनोन्मुख था, है ना। इसका विकृत रूप वर्तमान था, यानी कि इसमें थोड़ा सा पतन हो चुका था बौद्ध धर्म का धीरे धीरे। ठीक है, हाँ। योग के नाम पर आडंबर रह गया था। योग के नाम पर केवल आडंबर रह गया था, ढोंग वगैरह रह गया था। ठीक है, हाँ। विदेशी आक्रमणकारी मंदिरों को तोड़ते और लूटते थे। वो देखो, विदेशी जो आक्रमण थे मंदिरों को तोड़ते थे और लूट लेते थे। बौद्ध धर्म वहाँ पे अंत हो चुका था। ठीक है, लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत अभी भी है। सिद्ध तथा नाथों का हठवाद प्रचलित था। ठीक है, तो ये धार्मिक थोड़ा सा था, तो बौद्ध धर्म उस समय था और मुस्लिम लोग आके आक्रमण कर रहे थे, इतना आप समझ सकते हो। सामाजिक क्या था भाई, सामाजिक स्थिति क्या थी। युद्ध हुआ संघर्ष में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था भाई, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कभी भी युद्ध हो जाता था, है ना। सामाजिक व्यवस्था जो समाप्त हो गई थी, समाज बिल्कुल तहस नहस हो चुका था, चारों ओर अशांत थी। कर्मकांड व आडंबर की बहुलता के कारण धर्म भी मनुष्यों को सही दिशा देने में असमर्थ थे। कर्मकांड और आडंबर, एक तरफ अच्छे लोग भी थे जो कर्मकांड कराते थे, कुछ लोग आडंबर थे भाई, ढोंग था, तो वहाँ पे मनुष्यों को सही दिशा देने में भी असमर्थ हो गए थे। युग का नामकरण कैसे पड़ा। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, इसलिए आदिकाल इसे कहा गया। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग होने के कारण इसे आदिकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस युग के कवि चारण व भाट थे। कवि कौन होते थे, चारण और भाट कहे जाते थे उनमें। वे राजाश्रित होते थे, वो राजा के यहाँ ही गाते बजाते और वही लिखते थे, राजाओं की वीरता के बारे में, उन्हीं की चापलूसी करते थे। कुल मिला के कह सकते हो चापलूसी ज़्यादा करते थे, क्योंकि राजा के यहाँ रहना, उन्हीं का खाना है, उन्हीं का पीना है, तो चापलूसी तो करना बनेगा। नहीं भी पराक्रमी रहेगा तब भी कहना पड़ेगा। सही है ना, बिल्कुल। अपने आश्रयदाता राजाओं के दरबार में रहते तथा वीरतापूर्ण रचनाएं लिखकर सैनिकों का उत्साहवर्धन भी करते थे। ये युद्ध क्षेत्र में भी जाते थे। इस तरह वीर रसपूर्ण काव्य की परंपरा चल पड़ी थी। वो देखो, उस समय वीर रस पूरी तरह से था, इसलिए इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल के साथ साथ वीर गाथा काल, क्योंकि वीर रस इस समय बहुत ज़्यादा था। वीरता पूर्व काव्य की समान प्रवृत्ति के कारण ही इस युग को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। अर्थात इस काल में जो काव्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं वे प्रायः वीरों की गाथाओं से संबंधित होते थे, गाथाओं से, इसलिए आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने देखा। आगे हम लोग बढ़े थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और इसमें थोड़ा सा हम बता भी सकें। चलो, जैसे आपने देखा, ये आगे चलते हैं। वीर गाथा काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है 3 विशेषताएं, 2 विशेषताएं, 4 विशेषताएं लिखिए। तो अब हमने इसके बारे में जाना जब, तब हमको विशेषताएं थोड़ा ज़्यादा समझ में आएंगी। सही है। तो संदिग्ध रचनाएं, इस काल में उपलब्ध होने वाली प्रायः सभी वीर गाथाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है।
संदिग्ध मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के भी है, और संदिग्ध का मतलब होता है कि इसमें क्लियरिटी भी नहीं है ज़्यादा। जैसे खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इन सभी रासो काव्यों की प्रामाणिकता मिल संदिग्ध है, प्रामाणिकता संदिग्ध। इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। वो देखो ऐतिहासिकता का अब इसमें इतिहास है ही नहीं, ऐतिहासिक है ही नहीं, इसमें बस इन्हीं के बारे में है। इनके मूल रूप में बहुत परिवर्तन हुए हैं, ठीक है ना। तो संदिग्ध का मतलब ज़्यादा क्लियरनेस ना होना। लेकिन कुल मिला के आप जान सकते हो खुमान रासो, बिसलदेव रासो जो पहले के राजा होते थे उन्हीं के बारे में ज़्यादातर वीरता के लेके लिखा गया है। संदिग्ध रचनाएं कह सकते हो, ये रचनाएं हैं। युद्धों का सजीव वर्णन, बिल्कुल वहाँ के जो कवि रहते थे, अभी आपने देखा युद्ध लड़ने जाते भी थे वो, तो वो जैसे जैसे देखते थे पूरा लिख देते थे। तो सजीव चित्रण मतलब होता है जैसा देखा। वीर गाथा काल के कवियों को युद्धों का आंखों देखा हाल लिखा है। इतना सजीव वर्णन कदाचित संस्कृत साहित्य में भी नहीं मिलता, इतना बिल्कुल सीधा। ये चारण कवि केवल मत्स्यजीवी ही नहीं थे, करवाल ग्राही भी थे। वे युद्ध भूमि में जाया करते थे, फलता इनका वर्णन अत्यंत बिंबग्राही और सजीव है। बिंबग्राही मतलब, बिंब का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि सीधा जो सामने देखा कैसे कैसे युद्ध हो रहा, तो पूरा उसका सेम टू सेम शब्दों के रूप में चित्र लिख देना, चित्रों को शब्दों के रूप में लिख देना, एकदम सजीव चित्रण था। तो इसको कहते हैं युद्धों का सजीव चित्रण। तो आप हेडिंग ये जरूर याद रखेंगे, संदिग्ध रचनाएं युद्धों का सजीव चित्रण, ठीक है। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना रहेगा, ठीक। तो चलिए खैर हम लोग आगे चलते हैं अपने दूसरे पेज में। हमने देखा इसको किसमें, आपके हमने दो देख लिया, ठीक है, दो विशेषताएं देख लिया। पहला संदिग्ध रचनाएं, दूसरा क्या था भाई आपका सजीव चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण। तीसरा है वीर और श्रृंगार रस। वीर और श्रृंगार, वीर तो बहुत ज़्यादा था, श्रृंगार कैसे हुआ ये तो पीछे वर्णन नहीं किया गया, पर देख लेते हैं। इन वीर गाथाओं में वीर और श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण मिलता है। वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है, जैसे 12 बरस लय कुकुर जिए और 13 लय जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, 12 बरस लय कुकुर जिए, कुकुर कितने साल, 12 बरस जिए। 13 लय जिए सियार, 13 साल जीते थे। बरस 18 छत्री जिए, 18 वर्ष कौन जीता था भाई, छत्री। और आगे जीवन को धिक्कार, आगे जीवन को धिक्कार रहता था, ठीक। तो इस तरह की ये वीर और श्रृंगार रस, देखो इसमें कितना ज़्यादा वीर रस और श्रृंगार रस का है। ऐसा मतलब श्रृंगार रस का आप ऐसे ले सकते हो कि क्यों लिखा गया है कि उस समय आप देखते थे राजा महाराजा रहते थे, उनके यहाँ क्या है कि नृत्यका होती थी, नाचने वाली होती थी, जिसको नृत्यका कहते थे पहले, ठीक है। हाँ, आप अभी भी देखते हो, कभी कभी रामायण वगैरह देखते हो, महाभारत, तो जब स्वर्ग की दिखाया जाता है, स्वर्ग के बारे में, तब अप्सरा लोग ऐसे नाचती रहती हैं। तो वही पहले यहाँ भी राजाओं के यहाँ नृत्यका हुआ करती थी, जो कि गायन करती थी, नाचती थी। तो वहाँ पर श्रृंगार रस का थोड़ा सा, वहाँ पर स्त्रियों को ज़्यादा, स्त्रियों को सिर्फ सौंदर्य के लिए बनाया गया था वहाँ पर, ठीक है। हाँ, उनको उतना ही महत्व मिलता था, ज़्यादा महत्व नहीं मिलता था उनको, ठीक है। हाँ, वो तो अब हो गया है बराबर का दर्जा, सही है ना। चल आगे देखते हैं, संकुचित राष्ट्रीयता। चारण कवियों ने केवल अपने आश्रयदाताओं का ही गुणगान किया। वो देखो हमने बोला था ना, राजाओं का ही, जिसके यहाँ वो रहते थे, खाना खाते थे, उन्हीं का वो गुणगान करते थे। देशद्रोही जयचंद्र का भी पेट के कारण गुणगान किया गया। वो देखो, देशद्रोही जयचंद्र जो था वो देशद्रोही था, लेकिन उसके जो कवि थे वो उसका गुणगान करते थे, क्योंकि भाई पेट के कारण खाते थे। छोटे छोटे राज्यों को ही राष्ट्र समझा जाता था, छोटे छोटे राज्यों को ही राष्ट्र समझा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। पांचवा क्या है, रासों काव्यों की रचना। अभी हमने देखा जितने रासों थे सभी की वहाँ पे, यह भी इस काल की विशेषता कही जाती है कि रासों की केवल रचना की गई, उन्हीं के बारे में बाढ़ा गया था, ठीक है। छठवां है छंदों का विविध मुखी प्रयोग। छंदों का जो, चाहे दोहा हो, चाहे त्रोटक हो, चाहे तोमर हो, चाहे गाथा हो, गाहा हो, पद्धरी हो, आर्या हो, सदरिक, रोला, उल्लाला, कुंडलिया आदि। तो आपको सब याद नहीं रहेगा, तो दोहा, रोला, उल्लाला, कुंडलिया तो याद रहेगा। आदि अनेक छंदों का प्रयोग इस काल की विशेषता है। छंदों का इतना विविध प्रयोग पूर्ववर्ती साहित्य में कभी नहीं हुआ। 7वां नंबर, डिंगल और पिंगल भाषा। ये कौन सी भाषा है भाई, डिंगल भाषा अर्थात साहित्यिक राजस्थानी भाषा का प्रयोग भी इस काल की विशेषता थी।
तो राजस्थानी भाषा का यूज होता था जिसे डिंगल कहते थे। अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रज भाषा पिंगल का भी प्रयोग हुआ। पिंगल क्यों क्यों कहा जाता था ब्रज भाषा का? जब इसमें मिश्रित हो जाता था, थोड़ा थोड़ा दूसरी भाषा, थोड़ा थोड़ा दूसरी भाषा। जैसे हम लोग है भाई, हम लोग अब यहाँ रहते हैं तो हम लोग थोड़ा थोड़ा खड़ी भाषा, थोड़ी थोड़ी कभी कोई बघेली बोल देते हैं। सही है, वही चीज़ है। इस प्रकार ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से वीरगाथा काल का विशेष महत्व है। तो आपने देखा यहाँ पे छंदों का बहुमुखी प्रयोग हुआ है, डिंगल पिंगल भाषा का यूज हुआ है, संकुचित राष्ट्रीयता थी, वहाँ छोटे छोटे राज्यों को ही राष्ट्र समझ लिया जाता था। रासों काव्यों की रचना हुई, वीर और श्रृंगार रस का भी हुआ है। तो ये आपसे दोहा नहीं बनेगा तो मत लिखना, लेकिन इतना जरूर लिख देना कि इसमें वीर रस और श्रृंगार रस का हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषता है, आपको ये सिर्फ पॉइंट याद रखना और बाकी बारे में मैंने बता दिया आपको। वीरगाथा काल के प्रमुख कवि और रचनाएं किनके हम लिखते हैं भाई? जैसे आपको इसमें से 3-4 जरूर याद रखना है। ठीक है, 3-4 याद रख लेना, क्योंकि 2 आता है और 2 कभी कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाता है तो दिक्कत हो सकती है। प्रमुख कवि क्या हैं? चंद बरदाई, इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो। ठीक, दूसरा है नरपति नाल है, इन्होंने लिखा था बीसल देव रासो। देखो रासों के बारे में ज़्यादा है। दलपत विजय जी ने लिखा था खुमान रासों के बारे में। जगनिक लिखा था आल्ह खंड लिखा था इन्होंने। अमीर खुसरो ने लिखा था पहेलिया तथा गीत। राजशेखर ने लिखा था संदेश रासक। हेमचंद्र ने लिखा था हेमचंद का व्याकरण। मेरुतुंग ने लिखा था प्रबंध चिंतामणि। विद्यापति ने लिखा था कीर्ति पताका परावली। कीर्ति पताका परावली। तो आपको इसमें से कौन कौन सा याद रखना है ये मैं थोड़ा सा आपसे बता दूं। ठीक है, मेन कौन है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे चंद बरदाई जी को बहुत याद रखना, नरपत नाल जी हैं। ठीक है, इनको आपको अमीर खुसरो की है। ठीक, और इधर आप विद्यापति को, ये जो 4 हैं इनको आपको जरूर याद रखना है, इन्हीं की ज़्यादातर रचनाएं आया करती हैं। ठीक है, हाँ, तो ये 4 आपको याद रख लेना है। तो ये रहा आपका आदिकाल, यानी कि रीतकाल कह सकते हो। वो आदिकाल यानी वीरगाथा काल, रीतकाल नहीं, सॉरी। ठीक है, वीरगाथा काल इसको क्यों कहा गया ये भी बताया मैं। आदिकाल क्यों कहा गया ये भी मैंने बता दिया। वीरगाथा काल क्यों कहा गया ये भी बताया गया। ठीक है, उनमें किन किन चीज़ों का प्रमुखता था ये भी बताया गया, कैसी कहानियाँ थी ये भी बता दिया गया आपको। ये 4 आपको रचनाएं, 4 कवियों के नाम इनके याद रख लेना। ठीक है, पढ़ लेना एक बार सभी को। ठीक है, आयु को आपको ये आपका वीरगाथा काल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम लोग भक्ति काल को अब हम पढ़ेंगे और उसकी रचनाएं देखेंगे। बहुत आसान रहता है, बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ सुनना है, आपको सुनना है फिर एक बार याद करना है, पक्का याद हो जाएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट करोगे नहीं आता है। तो चलिए खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं और हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही अनेक वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर सभी को।